हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कारोबारी साल 2022 में करीब 4.5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी थी, जो कि पिछले साल के उससे एक साल पहले के मुकाबले 3 गुने ज़्यादा थी। हालांकि आप ये चौंकिएगा नहीं कि टैक्स गुरु में लक्ष्मण ये ऑटो की बातें क्यों करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो और मुझे जहाँ तक कि याद है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ना सिर्फ पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि टैक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। परफेक्ट लक्ष्मण जी, मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा हिमायती हूं और मैं ये कहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों कानूनों में बहुत ही अट्रैक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स रखे गए हैं। अब आम तौर से हम जानते हैं कि आप कोई भी व्हीकल खरीदते हो तो अगर आपने लोन पे लिया है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन किसको मिल सकता है? अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो। पर मान लीजिए आप सैलरीड है या इन्वेस्टर है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है और आपने लोन पे ये कोई गाड़ी खरीदी, चाहे फ्यूल वाली या इलेक्ट्रिक, तो वो गाड़ी का जो अब तक का प्रोविज़न था उसमें आपको इंटरेस्ट का कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, बिकॉज इट वाज नॉट बिजनेस और प्रोफेशन। अब आपको जान के ये खुशी होगी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, भले आप सैलरीड पर्सन हो या इन्वेस्टर भी हो, तो सेक्शन 80EEB करके एक विशेष प्रावधान है। हालांकि उसमें अभी का प्रावधान ये है कि 31 मार्च 2023 तक अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए 20 लाख रुपए की गाड़ी आपने लोन पे खरीदी और 7.5% के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपए का ब्याज चुकाते हैं, तो ये पूरा 1.5 लाख का ब्याज आपको अपनी टोटल इनकम की कैलकुलेशन में डिडक्शन मिलेगा। 30% के ब्रैकेट में है तो 45,000 प्लस का तो सीधा आपका इनकम टैक्स बच जाएगा। इससे ज़्यादा फायदा तो आपको जीएसटी में होगा, क्योंकि जीएसटी में आम तौर से 18 से 28% तक 18 to 28% का काफ़ी हाई जीएसटी का रेट है। लग्जरी कार्स में तो एक 15% का सेस भी है, इसलिए 43% तक जा सकती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी। तो जीएसटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए केवल 5% का जीएसटी, माना गाड़ी भी आपको सस्ती मिली और उस पर लोन पर लिया तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया, आपको टैक्स की बचत ही बचत, और जैसे आपने कहा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और टैक्स फ्रेंडली। बहुत अच्छा कि आपने पर्यावरण के लिए भी जरूरी तो है, टैक्स के लिहाज से भी काफी अहम जानकारी आपने दी। अब फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। दिल्ली से आरके अग्रवाल साहब हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार। सर, इफ आई गिफ्ट ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू माय सन, is it necessary to get it registered to transfer my rights on the property to my son? मतलब आप अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो आप ये जानना चाहते हैं क्या इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, ऐसा? ट्रांसफर अपने राइट्स आप ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी के उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या रजिस्टर कराना जरूरी है, या सिंपल गिफ्ट डीड भी से वही काम करेगी जो ठीक है ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी? ठीक है मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे उनको? लक्ष्मण जी, इसमें इनकम टैक्स से ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो प्रोविज़न है कानून में वो बहुत ही अहम है, ये ख्याल में रखना चाहिए अग्रवाल जी को। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जिसमें केवल सेल नहीं, एक्सचेंज नहीं, गिफ्ट का भी समावेश हो जाता है, उसको वैलिड या मान्य रखने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी मैंडेटरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं है। तो आपको अगर आपके सन को अगर गिफ्ट है, वो वैलिड गिफ्ट के तहत आप उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन, और उस पर रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टैम्प ड्यूटी तो भरना अनिवार्य है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है। ये मुकेश जी, मुकेश जी, ये टैक्स के लिहाज से भी जरूरी है, टैक्स की देनदारी के लिए भी जरूरी है ये? हाँ बिल्कुल। यू सी,
देखिए टैक्स का कानून जो है, ट्रांसफर जो है, इट कैनॉट बी डिहोर्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। माना आप किसी को कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, पैसे हैं, कोई डिपॉजिट है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह देते हैं, वो आप एक केवल बाय वर्ड ऑफ माउथ या एक सिंपल लेटर से दे सकते हैं, उस पर ड्यूटी लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चलिए अब फिर लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से अर्चना पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ बताएं सर, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी 1 लाख की पेंशन और 7 लाख की एफडी इंटरेस्ट की इनकम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख, 80D के तहत 50,000 तथा 80TTB के तहत 50,000 का डिडक्शन का बेनिफिट मैं क्लेम कर सकती हूँ अंडर सेक्शन। इसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख होगी। अंडर सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट गिनते हुए मुझे 0 टैक्स का फायदा मिल सकता है। लेकिन मेरी बैंक फॉर्म 15H लेने से मना कर रही है क्योंकि बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 से ज्यादा हो रही है। इस बारे में मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो टैक्स गुरु के कार्यक्रम में बहनें भी इतनी बारीकी से, मुझे तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बहन ने सारा एक कैलकुलेशन सेक्शन करके कोड करते हुए 8 लाख रुपए तक की सीनियर सिटीजन की उनकी आय है, उस पर 0 टैक्स का प्लान कर लिया है। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है, कैन द बैंक रिफ्यूज 15H? अब उनका राइट है कि सीनियर सिटीजन के हिसाब से अब 15G और 15H में कई बार बैंक्स कंफ्यूजन करती है। 15G जो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए नियम है, उसमें ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपकी कोई डिपॉजिट की इनकम है आप नहीं दे सकते हैं और उस पर कटना ही कटना है टैक्स को। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 2019 में ये बोर्ड ने आयकर नियम में सुधार करके 15H में क्लियर प्रावधान किया है कि अगर सीनियर सिटीजन को 87A का रिबेट का फायदा लेते हुए अगर उसको टैक्स पेएबल इज 0 तो उसके केस में 15H फाइल किया जा सकता है और बैंक को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बैंक एक्सेप्ट नहीं करती है तो आजकल जो आरबीआई का ओम्बड्समैन की हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट्स, यू कैन इजीली अप्रोच द ओम्बड्समैन एंड मेक अ कंप्लेंट। चलिए अर्चना जी, आप ऐसे ही हमारे टैक्स गुरु को देखते रहिए। कोई भी उलझन हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर।